हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 39 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने 1 से लेके 38 तक का सेट डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जिससे मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप सबको तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 39 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे अधिक था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला देखेंगे, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? कितने भारतीय राष्ट्रपति हैं उनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। ठीक है, 2। ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनका निधन है जो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। और वो 2 राष्ट्रपति कौन है? तो पहले है जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? किसने जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये N.A. पालकीवाला ने कहा था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था? भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय कहा था। अगला है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में किया गया। शपथ जो है ये तीसरी अनुसूची में किया गया है। अगला है, स्थानीय सरकारें आधार होती है, किसकी आधार होती है? तो ये लोकतंत्र का आधार होती है। स्थानीय सरकारें जो किसकी आधार होती है? ये लोकतंत्र का आधार होती है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग किया जा सकता है। तो बताना है कि राज्यसभा की अनुशंसा पर, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या अपने विवेकानुसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी में एक संवैधानिक संस्था है? कौन सी एक भारत में संवैधानिक संस्था है? तो ये कौन बताएंगे? नीति आयोग हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही काल क्रमानुसार है? तो बताना है सही काल क्रमानुसार कौन कौन है। तो चुनाव कानून संबंधित संयुक्त संसदीय समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1971 में। 1971 में गठन हुआ था। चुनाव संबंधित गोस्वामी समिति कब आया था? तो 1990 में आया था गोस्वामी समिति। और तारकुंडे समिति ये 1975 में आया था। और राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान ये कब आया था? ये 2000 के दशक के पहले स्टार्टिंग में आया था। 2000 दशक के स्टार्टिंग में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ACBD हो जाएगा, ACBD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अभी यूजीसी नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आगे भी पीएससी या और किसी एग्जाम में भी जा सकता है। अगला देखेंगे, अगला है, ग्राम पंचायत के सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत के सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य हो जाएगा, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है इसमें। तो कौन कौन से सही सुमेलित है इसमें? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सही जो मिलित है। क्या हो जाएगा, प्रथम मशीन निर्मित 1870 कलकत्ता में कागज का विनिर्माण, ठीक है। और प्रथम सीमेंट कारखाना कब खुला था, 1904 में खुला था, मद्रास में खुला था, ठीक है। और फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन केवल 2 और 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। भूमि को जो उर्वरता बढ़ाने के लिए उनमें उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़द, मतलब दाल, दाल की फसलें उगाई जाती हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़द। अगला है, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। कैस्पियन सागर का विस्तार इन देशों में है। राइट ऑप्शन 1, 3, 4, 5 हो जाएगा। अगला है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। तो नेक्स्ट देखेंगे, दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है। दाऊदी भ्रंश जो है ये कहाँ स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है, तो ये कुमाऊं में स्थित है। अगला है, थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाया जाता है। तो वनस्पति मानचित्र भी दर्शाया जाता है, वर्षा मानचित्र भी दर्शाया जाता है और उद्योग मानचित्र भी दर्शाया जाता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी थीमेटिक मानचित्र में इनमें से सभी को दर्शाया जाता है। अगला है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1997 में कहाँ हुआ था। तो ये क्योटो में हुआ था, क्योटो। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योटो में 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन द्वितीय प्रदूषक है। कौन सा जो है द्वितीय प्रदूषक है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मॉग। स्मॉग जो है ये द्वितीय प्रदूषक में आता है, ठीक है। अगला है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो किसके कारण। तो बताना है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है वो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बकरी। बकरी जो है ये द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, बाकी भेड़िया, लोमड़ी और मोर ये द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण है। अगला है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह। और ये कब की थी। तो 1347 में किया था, 1347 ईस्वी में। अगला देखेंगे, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था। अशोक का जो स्तंभ लेख है ये बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था। तो ये चंपारण से प्राप्त हुआ था, चंपारण से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये महाजनपद की जानकारी मिलती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और जैन धर्म में महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है। तो भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र में मिलती है, ठीक है, भगवती सूत्र में। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए पुष्यमित्र शुंग उत्तरदायी था। अगला है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अगला है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है। कौन है इसके लेखक। तो ये अशोक मेहता हो जाएगा, अशोक मेहता। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक मेहता ने
1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन लिखा था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1925 में की गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1925। अगला देखेंगे, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। गंडमक की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है। अगला है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के जो दो टुकड़े होते हैं उनको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी भेदन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गामा किरणों की भेदन क्षमता और अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? कौन सा गुण शामिल नहीं होता है तो बताना है। तो इसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है। तो और कौन कौन सी अच्छे ईंधन की विशेषता, कौन सा गुण शामिल होता है इसमें देखेंगे। ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होना चाहिए और उसका प्रज्वलन ताप भी निम्न होना चाहिए। तो ये तीनों सही है और उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन के गुण में शामिल नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही नहीं सुमेलित है? तो गति का नियम ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये आइंस्टीन ने नहीं, स्नेल ने दिया था, स्नेल ने, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग ने दिया था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? कौन सा जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातु। अधातु जो है ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण यौगिक विद्यमान होता है? तो ये क्लोरीन हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? क्लोरीन है। अगला, मानव श्वसन के में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। अगला है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? किसमें त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो ये बताना है कि किसमें होता है। तो उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय वर्ग होता है? तो उभयचर और सरीसृप में। और मानव में, मैमल्स में कितने श्रेणीय होता है? तो ये चार कोष्ठीय होता है, चार कोष्ठीय, ठीक है, मानव में। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा पौधों के उदाहरण कौन है? तो ये मर्सिलीनिया एवं फर्न, ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मर्सिलीनिया और एवं फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। अगला, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक थी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो ये प्रभावी राजस्व घाटा हमें प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? तो प्रभावी राजस्व घाटा में प्राप्त होता है। अगला है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत आय
माइनस प्रत्यक्ष कर, ये अभिप्राय है। व्यक्ति प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है, तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगला है उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। उपयोगिता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो एक विषयात्मक अवधारणा, ये उपयोगिता से तात्पर्य है। उपयोगिता से तात्पर्य है एक विषयात्मक अवधारणा। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब था, 1992 से 97 तक। ठीक है। अगला है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी, तो ये नीदरलैंड में की गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला, छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के सुझाव के लिए किस समिति का गठन किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति। अगला है, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया। योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकार्यात्मक एकता, भू आकृतिक और जनसांख्यिकी विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता, इसका उपयोग किया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला है, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। पिछवाई चित्रकला जो है किस देवता से संबंधित है, तो ये श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पिछवाई चित्रकला जो है किस देवता से संबंधित है, श्रीनाथ जी या कृष्ण से संबंधित है। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी है, इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेंगे। गुप्त वंश के बारे में दिया है, तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है। और इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बारामिहिर जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है, बारामिहिर जैसे विद्वान रहते थे। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है, कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त सबसे अधिक अभिलेख मतलब 18 कुमारगुप्त वन के मिले हैं, सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बिहार के राजगीर में स्थित है, बिहार के नालंदा में स्थित है, सॉरी। ठीक है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था। अगला है, गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उत्पादन का कितना था, 1/4 भाग से 1/6 भाग था। अगला है, इस काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। और विष्णु का जो वाहन है विष्णु का गरुड़, ये गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह। फिर गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था, रुपये का। चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। और मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है, तो ये गुप्त काल में हुआ है। अगला है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। और अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो ये विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक ये विष्णुगुप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।